साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। तो साथियों अपने प्लान के मुताबिक मैं आज डिस्कस करने वाला हूं इंडियन इकोनॉमी। अभी जो लॉकडाउन का समय लगा हुआ है, ये लॉकडाउन की जो स्थिति बनी हुई है, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने जो भी वीकर सेक्शन हैं, उनको कंप्लीट करा जाए। और ऐसा ही एक सेक्शन है इंडियन इकोनॉमी का। वैसे तो इकोनॉमी का संबंध खाली इंडिया से नहीं है, इकोनॉमी तो हर देश की हो सकती है, किसी परिवार की, राष्ट्र की, किसी की भी हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग उन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो मैंने नीचे लिखा हुआ है, वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो भारतीय इकोनॉमी का, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो भी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिटेल नहीं होगा ज़्यादा, बस पूरी किताब नहीं पढ़नी है, ये समझ लीजिएगा कि हमें इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर करने हैं। कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आएगा तो उस चीज़ को आप टेंशन ना लीजिएगा। और ये आपकी हेल्पफुल होगी जो अभी पीसीएस आने वाला है, पीसीएस 2021, यूपीपीएससी का जो आरओ है उसके लिए, और साथ ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ, और जो अभी एग्ज़ाम होना है ईपीएफओ, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज हो जाएगी ये। तो कुछ ही वीडियो में हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट अगर समय बचता है तो। और दूसरी बात यह है कि मैं इसका पीडीएफ भी दूंगा, और ये मैं पीडीएफ दूंगा टेलीग्राम लिंक पर। टेलीग्राम लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इनके नोट्स भी बना सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्मार्ट भी बना सकते हैं। वैसे तो मैं सारी चीज़ें डिस्कस ही करूँगा, तो आप लोग इसी चीज़ पर ध्यान दें, वीडियो को पूरा सुने और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी ना उठाएं। तो चलिएगा, इंडियन इकोनॉमी सेक्टर सबसे पहला जो सेक्टर है। और एक चीज़ और खास बात साथियों, आप लोगों को या किसी भी व्यक्ति को स्टडी करने से मतलब होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने से मतलब होता है, ये बात नहीं कि हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं। मैं अपनी समझ से इसको यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, आप अपनी किसी भी बुक को लेकर के साथ साथ स्टार्ट कर सकते हैं तैयारी। और बस कोशिश ये करिएगा कि वही चैप्टर पढ़ें जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ को अगर हमें स्टडी करना हो तो हम उसके काफ़ी सारे फैक्टर करते हैं, क्योंकि एक साथ बड़ी चीज़ का अध्ययन नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही इंडियन इकोनॉमी को जो बेस्ड है इनकम पर, इस पर हम लोग देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी को 3 बड़े आधार पर बांटा गया है और उसके बाद उसके छोटे छोटे सेक्शन किए गए। तो यहाँ पर एक डायग्राम आपके सामने है, इंडियन इकोनॉमी सेक्टर, और 3 बेस पर, 3 आधार पर इसको बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी नेचर, की जो अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी है उस आधार पर कितने प्रकार के। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन, काम करने की जो अवस्थाएं हैं, दशाएं हैं, उस आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ असेट्स ऑनरशिप, और जो असेट्स हैं, संपत्तियां हैं, वो किसके अधीन हैं, ऑनरशिप किसके पास है, उसको लेकर के 3 बेसिस पर ये बांटा गया है। तो आप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी नेचर, इसमें प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा है टर्शियरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र। इसके अलावा आप चौथा भी देखेंगे जिसे आप क्वार्टिनरी सेक्टर भी बोलते हैं, क्वार्टिनरी सेक्टर, और पांचवा क्वीनरी सेक्टर। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अन्य सेक्टर भी हैं, लेकिन जो मेन है वो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। इस चीज को ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी नेचर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग नाम देख लीजिएगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, क्वार्टरनरी सेक्टर और क्वीनरी सेक्टर। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन, काम का करने का तरीका, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑर्गेनाइज जिसे हम नियोजित बोलते हैं। तो कोई भी चीज अगर प्लानिंग के साथ होती है या व्यवस्थित होती है, जिसका अकाउंटिंग रखा जाता है, लेखा जोखा रखा जाता है, कितने लेबर वर्क कर रही है, कितना इनकम हो रहा है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये सारी चीजें होती हैं एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ये कोई एक कंपनी हो सकती है बड़ी जो रजिस्टर्ड होती है। एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता और उसमें अनियोजित कह सकते हैं, और उसमें किसी भी प्रकार की लेबर का, अकाउंटिंग का कोई लेखा जोखा नहीं होता, कितने मजदूर वर्क कर रहे हैं उसमें कुछ पता नहीं। तो इस प्रकार के सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एग्रीकल्चर ऐसा ही सेक्टर है जो अनऑर्गेनाइज्ड है, इसमें पता नहीं कितने सेक्टर, या प्राइमरी सेक्टर जितने भी हैं ज़्यादातर, तो वो कैसे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। और जबकि जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। ऐसे ही है असेट्स ओनरशिप के आधार पर, कि जो असेट्स हैं, संपत्तियां हैं, उसका ऑनर कौन है। तो 2 आधार हो गए, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में जो राइट्स होते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, हर वर्ग के लिए वो इक्वल हों। ऐसा नहीं कि जो रिच वर्ग है वो ज़्यादा फायदा उठा ले, या फिर जो ज़्यादा ताकतवर लोग हैं वो ज़्यादा फायदा उठा लें, कमज़ोर उससे दूर रह जाएं। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर में राइट्स होते हैं गवर्नमेंट के पास, और वो इक्वली शेयर करती है सभी के साथ। प्राइवेट सेक्टर में जो राइट्स होते हैं वो ज़्यादातर रिच पर्सन के पास होते हैं, और इसी को आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो कंट्रोल करते हैं। इसमें कोई फायदा नहीं होता लोअर लेवल पीपल का। तो जो लो क्लास लोग होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में केवल लेबर की तरीके से वर्क करते हैं। बाकी जो ओनरशिप होती है वो किसी बिजनेसमैन की होती है, या फिर किसी अन्य व्यक्ति की जो कंपनी का मालिक होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात तो आपको समझ में आई होगी। यहाँ तो हुआ सिंपल सा क्लासिफिकेशन, हम इसको आगे की तरफ लेकर के जाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शब्द आया था असेट, जो असेट लिखा हुआ है एसेट के आधार पे। तो यहाँ पर ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है इकोनॉमिक्स में जो वर्ड्स होते हैं। तो साथियों मैं आपसे बता दूं कि जो इकोनॉमी है उसमें गेम है लॉजिक का, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं लॉजिक के आधार पर, और वो वर्क करते हैं उनकी डेफिनेशन पर, ताकि हम उन शब्दों को, उन परिभाषाओं को अच्छी तरीके से समझ सकें। असेट समझिएगा क्या होती हैं। असेट्स मतलब संपत्ति, मैं हिंदी में भी साथ साथ लिखता चल रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। संपत्ति या परिसंपत्ति। असेट रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ ऑनरशिप, ये किस चीज को शो करती है, ऑनरशिप को। ऐसी कोई भी चीज दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जिसको हम पैसे में कन्वर्ट कर सकें, वो हमारी असेट है। इसमें आपकी लैंड हो सकती है, लेबर लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, या अन्य किसी प्रकार की बहुत सारी चीजें अभी चर्चा करेंगे नीचे की तरफ, मैं इसीलिए रुक गया हूँ। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ऑल्दो कैश इटसेल्फ इज आल्सो कंसिडर्ड एन एसेट, जो कैश है वो अभी अपने आप में एक असेट ही है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इट कवर्स मनी एंड अदर वैल्यूएबल बिलोंगिंग टू एन इंडिविजुअल और टू ए बिजनेसमैन। ये एक इंडिविजुअल की असेट्स भी हो सकती हैं संपत्ति, और एक बिजनेसमैन की भी हो सकती हैं। असेट्स कैन बेनिफिट इन फ्यूचर, और ये सारी असेट्स होती हैं वो जो भविष्य में उस ऑनर को, उस मालिक को फायदा पहुंचाती हैं। जैसे आपने कोई जमीन खरीद ली है और उसके बाद आपको फायदा मिलेगा फ्यूचर में, क्योंकि उसके रेट बढ़े हुए मिलेंगे, या फिर आप अन्य चीजों में भी देख सकते हैं। इसका अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो अलग अलग तरीकों से क्लासीफाई मिल जाएगी आपको। तो नॉर्मल मोटा मोटा हिसाब किताब देख लें तो फिक्स असेट्स, करंट असेट्स, टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स, और वेस्टिंग असेट्स। इस तरीके से 4-5 क्लासिफिकेशन इसके नॉर्मली मिल जाते हैं, और कई बार फिक्स असेट्स लेकर के उसी के पार्ट दिखा देते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ये पता हो कि फिक्स असेट्स क्या होती हैं, करंट असेट्स क्या होती हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल क्या होती हैं, और वेस्टिंग असेट्स क्या होती हैं। तो मैं एक एक करके चर्चा कर रहा हूँ, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे बात पहले आ रही है फिक्स असेट्स की। तो फिक्स असेट्स आपको दिख रही होगी, ये उस प्रकार की होती है जो आपने एक बार खरीद ली और उसका आप विक्रय नहीं करते, और भविष्य में उसका बेनिफिट आप लोग उठाते रहते हैं। तो ये होती है फिक्स असेट। जैसे इसमें आप देखेंगे सबसे मेन पार्ट लैंड, इसमें बिल्डिंग हो गई। अगर आपको कोई कंपनी चलानी है तो आप देखेंगे कि ये चीज़ आप एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं, एक बार खरीद लेते हैं, और उसके बाद ये भविष्य में आपको फायदा पहुंचाती रहती है। और ऐसे ही है मशीनरी। तो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ईटीसी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं, ये होती है हमारी फिक्स असेट। करंट असेट्स वो होती है, और हाँ ये और चीज़ ध्यान रखेंगे कि लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए वर्क नहीं करती है। और जो करंट असेट्स है वो शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए काम करती है। और इसमें सारे जो कैश है, कैश खुद एक करंट असेट्स में आता है, ताकि इसको हम कभी भी लिक्विड कर सकते हैं। मतलब लिक्विड का मतलब होता है कि आप उसको कभी भी उससे फायदा ले सकते हैं। कैश बिलोंगिंग्स हो सकती हैं, या कैश इक्विवेलेंट कोई चीज। कैश इक्विवेलेंट का मतलब ये हो गया जैसे गोल्ड हो गया। तो अब आप चाहें तो उस असेट को भविष्य में कभी भी बेच करके काम चला सकते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, या आपके अन्य प्रकार के बोन्स हो गए, या इस प्रकार की चीजें जिनको आप शॉर्ट टर्म के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सके, वो आपकी करंट असेट्स हो सकती हैं। और ऐसे ही आप देखेंगे कि इसमें होती है आपकी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री वो होती है जो रॉ मटेरियल होता है, छोटा या छोटे छोटे कच्चा माल जो प्रोडक्ट बनाने के काम में आते हैं, वो सारी चीजें।
वो सब इन्वेंट्री में आ जाती है, तो वो भी शॉर्ट टर्म के लिए होती है। टेंजिबल वो होती हैं जिन असेट्स को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो इसमें वही सारी चीज़ें, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी etc। और इंटेंजिबल में आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिनके एग्जांपल्स मैंने आगे दे रखे हैं। इसमें बोन्स हो गए, आपका ट्रेडमार्क्स हो गए, या फिर आपके जो क्या बोलते हैं राइट्स हो गए कंपनी के, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। एक होती है वेस्टिंग असेट्स। वेस्टिंग असेट्स वो होती हैं जो समय के साथ साथ अपनी वैल्यू कम करती रहती है, उनकी वैल्यू घटती रहती है, जबकि फिक्स जो असेट्स है वो अपनी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाती रहती हैं। तो वेस्टिंग असेट्स में आप देखेंगे माइन, जैसे आप देखेंगे माइन कोई आपने ले ली है लीज पर, और धीरे धीरे जैसे उसका खनन होता रहेगा, माइनिंग होती रहेगी, तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहेगी। ऐसे ही आप देखेंगे कि जो ऑयल का या तेल का कुआं है, या कोई को क्या बोलते हैं वेल, तो ऑयल तेल का जो कुआं है वो एक प्रकार की वेस्टिंग असेट्स है, यानी कि जिसकी वैल्यू समय के साथ साथ धीरे होती रहे, वो सारी चीजें। यहाँ पर एक मोटा सा क्लासिफिकेशन देगी, असेट्स होती हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल, इसको देखने की कोई आवश्यकता है नहीं। टेंजिबल असेट्स में और इनटेंजिबल असेट्स में आप देख सकते हैं कि स्टॉक, इसको देखा और छुआ जा सकता है। मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं देखा और छुआ जा सकता है। लैंड भी ऐसे ही है, मशीनरी भी ऐसी है, बिल्डिंग भी ऐसी है, इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो भी ऐसे ही हैं, जिनको आप यूज कर सकते हैं और भविष्य में उनका फायदा उठा सकते हैं। दूसरी तरफ है इनटेंजिबल असेट्स, जिसमें गुडविल हैं, कॉपीराइट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, पेटेंट्स हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हैं, बॉन्ड्स हैं, स्टॉक्स हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अराउंड हैं, लेकिन आप उनको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, तो वो आपकी क्या कहलाएंगी, इनटेंजिबल असेट्स में। वैसे मेरे हिसाब से ये यहाँ पे ये वाला गड़बड़ हो गया, इसको स्टॉक को यहाँ से हटा करके आपको इधर ही रखना है, ठीक है। स्टॉक टेंजिबल में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत मिस्टेक होती रहेगी, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है गलती करना बार बार और उससे से सीखना, तो आपको ध्यान रखना है। जब मैं इसकी PDF दूंगा तो इसको हटा करके दे दूंगा, आप टेंशन ना लीजिएगा इसकी। अब हम दोबारा से वही लोड करके आते हैं जो चीज़ें हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तो सेक्टर बटे हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग नेचर। तो एक प्राइमरी सेक्टर होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें आते हैं प्राकृतिक क्षेत्र, और ये सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल उपलब्ध कराते हैं। तो ऐसे कोई भी सेक्टर जो सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल देगा वो प्राइमरी सेक्टर होगा। इसमें सारी चीज़ें नेचुरल हैं, जैसे एग्रीकल्चर, कृषि, वानिकी, फॉरेस्ट्रीज को बोलते हैं, मत्स्यन, फिशरीज, खनन, माइनिंग, और जो कुक्कुट पालन है, इसमें मुर्गी वगैरह या बत्तख पालन। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी प्राइमरी सेक्टर में, और यहाँ से रॉ मटेरियल मिल जाता है सेकेंडरी सेक्टर के लिए। और सेकेंडरी सेक्टर में आपकी दो चीज़ें आती हैं, दोनों ही चीज़ें आपको दिख जाएंगी। एक ये लिखा हुआ है जहाँ स्थायी परिसंपत्तियों की या परमानेंट असेट्स जो जनरेट होती हैं, वहाँ असेट्स अगर जन रही हैं परमानेंट, तो इसको बोलते हैं आप कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण। तो जैसे भवन निर्माण आप कर रहे हैं तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इसको कहेंगे। लेकिन अगर किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, यानी कि आप ये देख लीजिएगा कि अगर रॉ मटेरियल आपके पास है, रॉ मटेरियल से आप कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन किसके माध्यम से? उसमें आप मशीनरी का इस्तेमाल करके, लेबर का इस्तेमाल करके और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। कहने का मतलब यह है कि अगर आप रॉ मटेरियल को मशीनरी, लेबर और टेक्नोलॉजी के आधार पर कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट में, तो ये कहलाती है किसी वस्तु का उत्पादन, या जिसे आप बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग, या इसे हिंदी में बोलते हैं विनिर्माण। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप शब्दों पर ध्यान देंगे तो आपको जो वहां पर लॉजिक मिलेंगे वो आप इजीली गेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं, और ताकि आपका आंसर सही हो जाए। क्योंकि इकोनॉमिक्स में सीधे सीधे सवाल तो बड़े कम आते हैं, और जो आते हैं वो लगभग सभी लोग कर लेते हैं। तो इसलिए किसी भी चीज़ को बारीकी से समझने के लिए हमें ये सारी चीज़ें और इन शब्दों का अर्थ भी समझना पड़ेगा। फिर एक है टर्शियरी सेक्टर। ये वो सेक्टर है जो सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस देता है अपनी। तो आप देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर क्या करेगा? रॉ मटेरियल। प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल देगा, और टर्शियरी सेक्टर अपनी सर्विसेज देगा, ताकि ये सेक्टर हमारा मजबूत हो जाए। तो इसमें आपका ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, संचार,
बीमा है, इंश्योरेंस, भंडारण है, रिजर्व और व्यापार है, ट्रेड और कम्युनिटी जो सामुदायिक सेवा है। इस प्रकार की सारी चीज़ें इसमें, होटल मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट, ये सारी चीज़ें इसको मिल जाती हैं और हमारा टर्शियरी सेक्टर मजबूत होता है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि दो और सेक्टर होते हैं इसमें, एक क्वार्टिनरी सेक्टर, क्वार्टिनरी ये विशेष तौर से एक स्पेशलाइज्ड ही टर्शियरी सेक्टर है, क्योंकि जब आईटी की बात आती है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की, तो ये नॉलेज से जुड़ा हुआ विशेष सेक्टर है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि क्वार्टरनरी सेक्टर कुछ विशेष नहीं है बल्कि स्पेशलाइज्ड टर्शियरी सेक्टर है। इसमें से कुछ चीज़ों को निकाल लिया जिसमें आईटी सेक्टर स्पेशल है, तो ये क्वार्टरनरी है। और एक क्वीनरी होता है। क्वीनरी सेक्टर बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ है, जो रिसर्च से जुड़े हुए लोग हैं, रिसर्च हो गया, इनोवेशन हो गया, तो इससे जुड़ी हुई जो भी लोग वर्क करते हैं वो क्वीनरी सेक्टर में आते हैं। तो आप समझ गए होंगे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इस प्रकार की चीजें, और उसके बाद क्वीनरी और ये सब। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली पे हम साथ ही साथ बात करेंगे ताकि इकोनॉमी हमारे दिमाग में, दिल दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। तो निर्माण, कंस्ट्रक्शन में और मैन्युफैक्चरिंग में मैं आपको अभी बता चुका हूँ क्या डिफरेंस है। कंस्ट्रक्शन क्या है, निर्माण, और विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग। इसमें मशीनरी की आवश्यकता होती है, लेबर की आवश्यकता होती है। अगर किसी रॉ मटेरियल को आप मशीनरी की या फिर लेबर की या टेक्नोलॉजी की सहायता से कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट में, तो वो क्या कहलाएगा, आपका विनिर्माण। इसमें मशीनरी की विशेष आवश्यकता है। और कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे कि ये मूलभूत चीज है, किसी भी चीज का निर्माण करना, और ये सिविल इंजीनियरिंग में विशेष तौर से, और जो हमारी पुराने जमाने में वास्तुकला होती थी उसमें, तो आप उसको सिविल इंजीनियरिंग कह सकते हैं। तो इसमें ये सब चीज चलती है। उसके बाद दो चीजें और आ रही हैं। जब भी आप असेट्स की बात पढ़ेंगे तो एक शब्द और आपके सामने आएगा, लाइबिलिटीज। ये होती हैं देनदारी। तो लाइबिलिटी और असेट्स में क्या डिफरेंस होता है, मैं साथ ही साथ आपको बता रहा हूँ। असेट वो चीज होती हैं या वो संपत्ति होती हैं जो जेब में पैसा लेकर के आती हैं, मतलब आप ये कह लीजिएगा आपकी पॉकेट को फिल करती हैं। अगर पैसा आपका आ रहा है आपके पास, या मकान मालिक के पास, या फिर कंपनी मालिक के पास, तो ये आप देख सकते हैं कि एसेट्स हैं। लाइबिलिटी में क्या होता है कि जब आपकी जेब से पैसा जा रहा होता है, मतलब अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें आपका पैसा, आपके ऊपर कोई देनदारी आ रही है, मतलब आपको कुछ देना पड़ेगा, तो वो लाइबिलिटी होगी। और जो भविष्य में फायदा पहुंचाएगी या पैसा जिससे आएगा, वो असेट होगी। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि अगर एक किसी कर्मचारी ने या किसी व्यक्ति ने, बिजनेसमैन ने एक अपनी कंपनी खोली है, तो बिजनेसमैन के लिए आप देखेंगे कि उसके पास बहुत सारी लाइबिलिटीज होती हैं। असेट नहीं कहेंगे उसको, तो असेट में लाइबिलिटीज में डिफरेंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये बात कॉमर्स वाले लोग जानते होंगे। अब जैसे आप समझ लीजिएगा कि सैलरी है, सैलरी, सैलरी ऑफ स्टाफ। तो स्टाफ की सैलरी अगर हमें पे करनी है, तो ये बिजनेसमैन के लिए एक लाइबिलिटी है, असेट नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर पैसा बिजनेसमैन की जेब से निकल करके स्टाफ की सैलरी में जाएगा, यानी कि यहाँ से पैसा निकलेगा। तो बिजनेसमैन के लिए ये क्या है, लाइबिलिटी है, देनदारी है। ऐसे ही आप समझ लीजिएगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि जिससे हमारी जेब का पैसा या किसी बिजनेस पर्सन का पैसा अगर बाहर निकल करके जा रहा है तो वो लाइबिलिटी जनरेट करेगा, और अगर पैसा वापस हमारी जेब में आ रहा है तो वो असेट कही जाएगी। जैसे अगर आप इसी को देखें तो यहाँ पे आपने लैंड ली, भूमि ली या बिल्डिंग ली, तो ये हमारी असेट कहलाएंगी। लेकिन यहाँ पे भी एक बड़ा ट्विस्ट आता है, बिल्डिंग अगर हम रेंट पर रख रहे हैं, रेंट पे हमने कोई वो ले रखा है, तो वहाँ ये लाइबिलिटी जनरेट होगी या असेट जनरेट होगी। तो इस प्रकार की बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन भी हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि हम लोगों के सामने वो सिचुएशन कैसी है। अगर पैसा जा रहा है तो हम उसको असेट नहीं कहेंगे। तो जैसे बिल्डिंग अगर रेंट पे ली गई है, तो वहाँ हमारी जेब में पैसा भविष्य में नहीं आएगा, हमेशा देना ही पड़ेगा, वो तो एक टाइप की हमारी लाइबिलिटी है। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि लाइबिलिटी में और असेट्स में क्या डिफरेंस होता है। उसके साथ आप कुछ और चीज़ पढ़ेंगे मेरे साथ। कुछ जॉब हैं जिनको स्पेशल कलर के साथ ऐड किया गया है और ये कई बार एग्जाम में आ जाती हैं। तो जो प्राइमरी सेक्टर है उसे में जो जॉब करते हैं उसे रेड कॉलर जॉब कहेंगे हम लोग। सेकेंडरी सेक्टर में वर्क करने वाले ब्लू कॉलर जॉब्स, टर्शियरी सेक्टर में वाइट कॉलर जॉब। ये आपके लिए होमवर्क है।
ये आपको बताना है क्वार्टरनरी सेक्टर में जो जॉब मिलती है उसको क्या कहते हैं। क्वीनरी सेक्टर में आप देखेंगे गोल्ड कॉलर जॉब कही जाती हैं, और इसके अलावा कुछ अन्य जॉब भी होती हैं जो अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे ब्लैक कलर जॉब है, ये माइनिंग और लेबर से जुड़ी हुई है। ग्रे कलर जॉब है, तो ऐसी जॉब जो एज ऑफ रिटायरमेंट यानी कि जो रिटायरमेंट की एज के बाद जैसे पेंशन हो गई या हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, इस प्रकार की सेवाओं में जुड़े हुए होते हैं, वो होती हैं ग्रे कलर जॉब। ग्रीन कलर जॉब नाम से पता चलता है क्लीन एनर्जी के लिए और एनवायरनमेंट के लिए वर्क, जिसमें ग्रीन पीस इंटरनेशनल या फिर इसी प्रकार की संस्थाएं जिनमें लोग वर्क करते हैं वो ग्रीन कलर जॉब्स होती हैं। ओपन कलर जॉब, साथियों इसको विशेष याद रखिएगा ये, क्योंकि बहुत रहा वर्क फ्रॉम होम। जब लॉकडाउन लगा तो उसके साथ ही लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया, तो बाया इंटरनेट जब हम लोग इस प्रकार का काम अपनी कंपनी में न जा करके सीधे घर से करते हैं तो हम उसे बोलते हैं ओपन कॉलर जॉब। तो एक कॉन्सेप्ट आपका ये स्पेशल हो जाएगा, तो आप भूलिएगा मत। मैं कोशिश करूंगा पूरी पूरी चीज़ों को आपके साथ शेयर करने की, तो बस आप लोग बने रहिएगा। तो ओपन कॉलर जॉब क्या होगी, वर्क फ्रॉम होम से, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा। आए ना आए सवाल एक अलग बात है, लेकिन जानकारी होना जरूरी है। ऐसे ही पिंक कलर जॉब लो पेड जॉब्स होती हैं ये, जिसमें लाइब्रेरियन कह लीजिएगा, रिसेप्शनिस्ट होते हैं, जो छोटी छोटी सैलरी पर वर्क करते हैं, वो सारी पिंक कलर जॉब होती हैं। स्कारलेट कलर जॉब होती हैं जो पोर्नोग्राफी से जुड़ी होती हैं, वो स्पेशल प्रकार के कपड़े कलर के साथ मैच होती हैं जॉब। तो वही सारी जो सिस्टम है आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं बिल्कुल समझ में आएंगे, लेकिन मैं अपने हिसाब से इसको स्लोली स्लोली आगे बढ़ाऊंगा और आप लोग मेरे साथ ही आगे बढ़ें। तो फिलहाल कल हम बात करेंगे जो और आगे की तरफ। तो सेक्टर्स तो हम लोग पढ़ चुके हैं और सवाल बनाने की मैं कोशिश करूंगा जैसे टाइम मिलता है साथियों, क्योंकि तैयारी मेरी भी है। तो आप लोग बस थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा, मैं आपका ध्यान रखता हूँ, बस आप लोग मेरा ध्यान रखिएगा। चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही है, पहली क्लास हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।